Advanced Partnership Accounts, Part 6, covered in syllabus of BCom Part 1, Unit 4, Group 1, Paper 1, Financial Accounting, as prescribed by Jay Narayan Vyas, University, Jodhpur. As we do in every lecture normally, to show you the entire syllabus of the paper so that you can consider what has been completed and what is still pending. At present, whatever part of syllabus we are considering for discussion is shown by red color on your screen. Now the next point of discussion is रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। लेखा वर्ष के दौरान किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण। प्राय साझेदार वर्ष के अंत में ही अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु असामान्य परिस्थितियों यथा दिवालिया हो जाना, पागल हो जाना, स्वास्थ्य ठीक न रहना, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाना आदि के अंतर्गत साझेदार को लेखा वर्ष के दौरान भी फर्म छोड़नी पड़ सकती है। इसी प्रकार किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में भी उसके कानूनी उत्तराधिकारी को देय राशि का निर्धारण करते समय हिसाब लेखा वर्ष के दौरान करना पड़ सकता है। लेखा वर्ष के दौरान साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करते समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, अवितरित लाभ हानि, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस तथा ख्याति, गुडविल आदि के संबंध में समायोजन करने के सभी नियम पहले के समान ही होंगे, जैसा हमने गत व्याख्यान में डिस्कस किया था। लेकिन इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त जब लेखा वर्ष के दौरान कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट समायोजनों की आवश्यकता पड़ती है। Accounting problems on retirement of a partner during the accounting year. These are the special problems when a partner is retiring or going out during the accounting year. ये सभी समस्याएं किसी साझेदार के लेखा वर्ष के दौरान फर्म त्यागने पर, फर्म छोड़ने पर या त्यागने पर मजबूर होने पर आ सकती है, और ये सभी समस्याएं उन समस्याओं के साथ ही हमें कंसीडर करनी पड़ेगी जब वर्ष के अंत में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और हम हमारी लेखा पुस्तकों में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी, ख्याति संबंधी, नए लाभ विभाजन संबंधी, अवितरित लाभों और हानियों के वितरण संबंधी, पूंजी के भुगतान संबंधी जिन समस्याओं का अध्ययन हम पहले से कर चुके हैं, उनके अतिरिक्त ये विशिष्ट समस्याएं आएगी। नंबर 1, सैलरी, बोनस, रिम्यूनरेशन एटसेट्रा। वेतन, बोनस, मानदेय आदि। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को यदि इनके संबंध में कोई राशि साझेदारी समझौते के अनुसार देय हो तो गत वर्ष लेखा वर्ष के चिट्ठी की तिथि से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक ऐसी राशियां ऐसे साझेदारों के पूंजी अथवा चालू खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म अपनी पुस्तकें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखती है और कोई साझेदार
30 जून को रिटायर होता है तो अप्रैल, मई और जून 3 माह का वेतन साझेदारी समझौते की शर्तों के अनुसार उसके पूंजी खाते अथवा चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इस संबंध में अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक यदि कोई राशि देय हो साझेदारी समझौते के अनुसार तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। नंबर 3, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण तथा आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारों को आहरण करने की सुविधा प्राप्त हो तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए आहरण तथा उस पर साझेदारी समझौते के अनुसार ब्याज यदि वसूल किया जाना है वह उनके पूंजी अथवा चालू खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि साझेदारों के जीवन पर संयुक्त अथवा पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसियां फर्म द्वारा ली गई है तो मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि की गणना करते समय ऐसी बीमा पॉलिसियों के संबंध में आवश्यक समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों अथवा चालू खातों में कर दिए जाते हैं। अवकाश ग्रहण करने पर ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियों के समर्पण मूल्य से संबंधित समायोजन यानी जाने वाले साझेदार का भाग उसके पूंजी खातों में या चालू खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट्स, फर्म के लाभों में हिस्सा। यदि साझेदार द्वारा लेखा वर्ष के दौरान फर्म से अवकाश ग्रहण किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इन सभी समायोजनों के जो ऊपर 1 से 4 के अंतर्गत अभी डिस्कस किए गए हैं के अतिरिक्त ऐसे साझेदार को गत लेखा वर्ष के समाप्त होने की तिथि से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के लाभों में अथवा हानियों में हिस्सा भी प्रदान किया जाना आवश्यक है। यद्यपि ऐसी दशा में लाभ ज्ञात करने में समस्या अवश्य उत्पन्न होती है। यदि साझेदारी समझौते में इस संबंध में कुछ न दिया गया हो तथापि ऐसी दशा में दो विधियों से ऐसे लाभ की गणना की जा सकती है। ए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम यानी समय के आधार पर, बी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यानी विक्रय के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं समय के आधार पर। इस विधि में सर्वप्रथम यह ज्ञात किया जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अथवा मृत साझेदार गत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक अथवा मृत्यु की तिथि तक कितनी अवधि के लिए साझेदार रहा। तत्पश्चात गत वर्षों के लाभों के आधार पर उक्त अवधि का लाभ ज्ञात किया जाता है ताकि जिसके आधार पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृत साझेदार का इस अवधि के लिए लाभ का हिस्सा ज्ञात किया जा सके। उदाहरण के लिए राम, श्याम तथा गणेश बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 48,000 रुपये था। 30 सितंबर 2022 को गणेश अवकाश ग्रहण करता है। यह तय किया गया है कि गणेश को अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक लाभ में आनुपातिक भाग प्राप्त होगा जिसकी गणना समय के आधार पर की जाएगी। गणेश का लाभ में हिस्सा इस प्रकार होगा। अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक कुल अवधि हुई है 9 माह और गत वर्ष का कुल लाभ था 48,000 रुपये। 48,000 का आनुपातिक रूप से लाभ हुआ 9 × 12 यानी 36,000 रुपये। 36,000 रुपये में गणेश का क्योंकि बराबरी का हिस्सा है अतः उसे 1/3 यानी 12,000 रुपये अवकाश ग्रहण करने पर देय होगा। दूसरी विधि है विक्रय के आधार पर। इस विधि के अंतर्गत विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक अथवा मृत्यु की तिथि तक के विक्रय पर विगत वर्ष के लाभ के प्रतिशत के आधार पर सर्वप्रथम अवकाश ग्रहण करने की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक का कुल लाभ ज्ञात कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृत साझेदार का ऐसे लाभ में हिस्सा ज्ञात कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ राम, श्याम तथा गणेश बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को गणेश फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में फर्म का लाभ मान लीजिए 54,000 रुपये था
कुल विक्रय 2,40,000 रुपये था। 1 अप्रैल 2022 तक फर्म का कुल विक्रय 80,000 रुपये था। यह मानते हुए कि लाभ एक जैसी दर से अर्जित किए गए हैं, गणेश को दिए जाने वाले लाभ का हिस्सा हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। प्रथम 3 माह में जब वह रिटायर हुआ उस दिन तक फर्म का लाभ होगा गत वर्ष का कुल लाभ 54,000 इंटू इस अवधि के दौरान हुई विक्रय की राशि 80,000 अपॉन गत वर्ष की कुल विक्रय राशि 2,40,000। यह हुआ 18,000 रुपये और 18,000 का 1/3 गणेश का हिस्सा होगा 6,000 रुपये। इस प्रकार लेखा अवधि के दौरान यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्व व्याख्यानों में बताई गई समस्याओं के साथ साथ इन 5 समस्याओं का समाधान करने के पश्चात उस साझेदार को देय राशि की गणना की जाएगी और पूर्व में समझी गई विधियों के आधार पर उसकी देय राशि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद।